Hello aspirants, in this particular video we will see objectives of cost accounting. ठीक है, तो जो है हम सारी कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके पीछे पर्पस क्या है. ठीक है, सर्टेन हमारी थिंग्स होंगी जो हम अचीव करना चाहते हैं या हम जानना चाहते हैं जिसके लिए पर्टिकुलर हमें इतनी सारी प्रोसेस करनी पड़ रही है. ठीक है, तो वो हम देखेंगे इसके अंदर कि ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का. ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट दिए हुए हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. तो इसमें से कम 5 to 6 पॉइंट्स तो आप सारे समझ लो, लेकिन 5 to 6 पॉइंट आप काफ़ी अच्छे से याद रखो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, सो द फर्स्ट दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टू एसर्टेन द कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है, तो ये सारा हम एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको पता होना चाहिए कि एक पर यूनिट पेन या फिर कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको कॉस्ट कितनी लग रही है. ठीक है, तभी हम इसका कॉस्ट पर यूनिट जब हमको पता होगा तभी इसमें सर्टेन हम प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमें डिसाइड कर सकते हैं कि इसको सेल कितने में करना है. ठीक है, तो फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है असर्टेन कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है, देन आफ्टर दिया हुआ करेक्ट एनालिसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोसेस और ऑपरेशन. जो भी हम ये एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हैं उसका टोटल किसी भी प्रोसेस को करने का हमको कॉस्ट कितना पड़ रहा है. ठीक है, तो वो एनालिसिस के लिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग ज़रूरी होती है. ठीक है, थर्ड इज़ टू डिस्क्लोज सोर्स ऑफ वेस्टेज. इसमें कॉस्ट अगर हमको कम से कम रखना है अपने प्रोडक्ट के लिए तो हमको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, वेस्टेज कम से कम हो इन सारी चीज़ों के ऊपर. ठीक है, अगर वेस्टेज कम होंगे तो हमको कॉस्ट भी कम पड़ेगी. ठीक है, एंड प्रिपेयर सच रिपोर्ट्स विच मे बी नेसेसरी टू कंट्रोल सच वेस्टेज. ठीक है, जब हम ये रिपोर्ट करेंगे मैनेजमेंट को प्रॉपर हम नोटिस में लाएंगे अपने कि किस वजह से ये वेस्टेज हो रही है. ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमको कंट्रोल करना काफ़ी इजी हो जाएगा. जब हम इन चीज़ों को नोट ही नहीं करेंगे, कोई रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, तो हम इनका कंट्रोल करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, तो वो इसके अंदर आ जाता है. देन आफ्टर आता है प्रोवाइड रिक्विसाइड डेटा एंड सर्व एज ए गाइड टू प्राइस फिक्सेशन. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा, अगर हमको कॉस्ट पर यूनिट पता होगी, मुझे अगर पता है किस पर्टिकुलर कि ये पर्टिकुलर पेन की क्या कॉस्ट पड़ रही है, मुझे एक पेन को बनाने के लिए कॉस्ट पर यूनिट मुझे कितनी लग रही है. ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैं सर्टेन इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के इसका सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकती हूँ. ठीक है, कितने में इसके मुझे सेल करना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा. ठीक है, तो ये हो जाता है सर्व एज ए गाइड टू प्राइस फिक्सेशन. ठीक है, देन आफ्टर आता है हमारा असर्टेन द प्रॉफिटेबिलिटी of each of the product and advise management as to how this profits can be maximized. जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, एक कंपनी के अंदर का हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं. ठीक है, जैसे कि लेट्स से डेयरी मिल्क जो बनाते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारे हम वेरिएंट्स देखते हैं, जैसे कि फ्रूट एंड नट होता है, प्लेन होता है डेयरी मिल्क, एंड काफ़ी सारे बबली एंड अलग अलग. सो ठीक है, तो इसके बीच में हम देख सकते हैं कि किस प्रोडक्ट से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है. ठीक है, और अगर कोई है हमारा प्रोडक्ट ऐसा जो हमारे लिए काफ़ी प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो उसको और कैसे मैक्सिमाइज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेयरी मिल्क का जो फ्रूट एंड नट है वो काफ़ी प्रॉफिट कमा के दे रहा है कंपनी को, तो उसमें हम और फोकस कर सकते हैं कि इसमें हम क्या क्वालिटी क्या और इम्प्रूवमेंट करें. ठीक है, जिससे कि हम इसमें प्रॉफिट और ज़्यादा ले सकें. ठीक है, तो उसमें भी कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है. ठीक है, देन आफ्टर आता है एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड फिनिश्ड गुड्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कैपिटल लॉक्ड अप इन दिस स्टॉक. ठीक है, ये मटेरियल कंट्रोल क्या होता है, ये काफ़ी सॉरी आप इंटर में पढ़ेंगे, अभी प्रेजेंट के लिए बताती हूँ कि मटेरियल जो ये सेंटेंस दिया हुआ इसका मतलब क्या होता है. आप जैसे एग्जांपल लो कि आपने सपोज़ बनाने का सोचा है, लेट्स से आप बनाना चाहते हो केक. ठीक है, अपने घर में आप बेकिंग करना चाहते हो. ठीक है, उसके लिए आपने काफ़ी सारा सामान ले आया डी मार्ट से.
ठीक है, जो भी उसमें चॉकलेट सिरप और जो मैदा वैदा जो भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, काफ़ी सारा आप लेके आ गया, ठीक है, उसे आपने रख लिया, ठीक है। बनाना आपको एक केक था, लेकिन आप मटेरियल ले आए हो काफ़ी सारे का, जिससे आप 3 केक बना सकते हो इजीली, ठीक है। लेकिन अभी आप प्रेजेंटली एक ही केक बना रहे हो, तो जो आप अदर मटेरियल लेके आए हो उसमें भी आपने पैसे कहीं ना कहीं खर्च किए हैं। जिस एक केक के लिए मुझे चाहिए था लेट से 50 रुपीज़ का मैदा और अदर सामान जो भी, यहाँ पे हम मैदा का केस लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने कितना खर्च कर दिया, 3 केक का अगर देखें तो हो जाता है 150 रुपीज़ खर्च कर दिया। तो 50 रुपीज़ तो हमारी यूज़ की थी, ठीक है, लेकिन 100 रुपीज़ जो हमने एडिशनल यूज़ कर लिए वो अननेसेसरी का एक ब्लॉकेज हो गया हमारा कैपिटल, ठीक है। तो वो होता है ये कैपिटल लॉक्ड अप, ठीक है। तो वो अननेसेसरी जो हम कैपिटल इन्वेस्ट कर देते हैं इधर उधर, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर ये तो आपका एक नॉर्मल घर का केस था, लेकिन आप एक कंपनी का सोचो जहाँ पे आपको प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर मंथ में करना है, 5000 यूनिट्स आपको बनाना है, तो उसके लिए आप अननेसेसरी कितना मटेरियल पहले से ला के रखोगे, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि उसमें अननेसेसरी आपका कैपिटल ब्लॉक हो जाए, ठीक है। तो ये वो होता है मटेरियल कंट्रोल, ठीक है। देन आता है टू रिवील सोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक बाय इंस्टॉलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ सिस्टम ऑफ कॉस्ट कंट्रोल ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, ठीक है। इकोनॉमी का मतलब होता है कि बेनिफिट्स हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके हम किस तरीके से मटेरियल से बेनिफिट ले सकते हैं, लेबर से बेनिफिट ले सकते हैं, ओवरहेड से बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो मटेरियल के लिए, जैसे कि डीमार्ट में काफ़ी टाइम ऐसे ऑफर चलते रहते हैं, बाई 1 गेट 1 फ्री एंड ऑल, ठीक है। तो उसमें थोड़ी कम प्राइजेस चार्ज होते हैं किसी किसी प्रोडक्ट में, ठीक है। तो आपको चाहिए था सपोज 200 यूनिट्स ऑफ समथिंग, ठीक है। तो मैदा फॉर एग्जांपल मैदा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाई 1 गेट 1 का 50 रुपीज़ का एक पैकेट है और उसमें बाई 1 गेट 1 का ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको बनाना है यहाँ पे घर में आपको 2 केक बनाना है, तो अगर आप वो प्रोडक्ट ले आते हो, अगर इंडिविजुअली आप उसे परचेज करो तो आपको पड़ेगा मैदा का कॉस्ट 100 रुपीज़, लेकिन बाई 1 गेट 1 में वो आपको मिल जा रहा है 10% ऑफ में, ठीक है। तो वो आपको पड़ जा रहा है 90 रुपीज़। तो जब आपने 2 केक एक साथ बनाया तो आपको कितने रुपये का बेनिफिट हो गया, 10 रुपीज़, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा सोर्सेस ऑफ इकोनॉमी के अंदर, कि अगर हम थोड़े बल्क में प्रोड्यूस करते हैं या फिर अदर किसी भी रीज़न से अगर हमारी कॉस्ट में थोड़ी कमी आती है, ठीक है, तो वो आ जाता है सोर्सेस ऑफ इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। फिर आता है प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट डेटा फॉर मैनेजरियल प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो मैनेजमेंट को भी ये सारी इन्फॉर्मेशन जब हम देते हैं तो उनको डिसीजन मेकिंग के लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है, कि वो डिसीजन ले पाते हैं कि किस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है, किसको नहीं करना है, किस में क्या मतलब रिक्वायरमेंट है इम्प्रूवमेंट की एंड ऑल, या फिर किसी में पर्टिकुलर में प्रॉफिट हो रहा है तो उसको और हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। देन आफ्टर आता है प्रिपरेशन ऑफ बजट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल, ठीक है। बजट हमने अभी देखा था, बजट का मतलब होता है प्री प्लान, हम जो एक्सपेंडिचर डिसाइड करके रखते हैं किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कितना कितना एक्सपेंस हम करने वाले हैं अपकमिंग पीरियड में, ठीक है। तो वो सारे डिसाइड करने के लिए भी और उसे कंट्रोल करने के लिए भी ये कॉस्ट अकाउंटिंग काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। देन आफ्टर आता है इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम सो दैट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट may get the required information at the right time and in the right form for carrying out their individual responsibilities in an efficient manner, ठीक है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग की, जैसे कि हम अकाउंटिंग में देखते हैं तो उसमें एक सर्टेन अकाउंटिंग पीरियड होता है जिसमें हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट को जब रिक्वायर्ड है, जिस टाइप का डेटा रिक्वायर्ड है वो उनको दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि डिसीजन के लिए हम ऐसे पूरी थ्रू आउट द ईयर हम वेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कंट्रोलिंग जो ये प्रोसेस होती है, ठीक है, वो कंटिन्यूएशन में होना है, ठीक है। पूरे ईयर के बाद हम करेंगे तो सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी रहेगी, तो कंट्रोल करना का कोई उस टाइम पे कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस चलती रहती है, मैनेजमेंट को जब जिस टाइप की रिक्वायरमेंट है वो मैनेजमेंट को देनी होती है, ठीक है। देन आफ्टर दिया हुआ है गाइड मैनेजमेंट इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसेंटिव बोनस प्लान ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट सेविंग, ठीक है। अगर
लेबर ने अच्छा परफॉर्म किया है, आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो आप कंपनी के बोनस प्लान्स के लिए भी ये काफ़ी हेल्प करता है कि कितना हमको बेनिफिट हुआ है, कितना हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितना हमको कंपनी के पास रखना है, वो सारी चीज़ें भी हम इससे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम रिकॉर्ड ही नहीं रखेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा क्या बेनिफिट हो रहा है, तो हम कभी उनको अप्रेजल दे ही नहीं पाएंगे, है ना। उनको लेबर्स जो आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, अदर एम्प्लॉयज़ जो आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको भी एक उनका जो जितना एफर्ट वो लगा रहे हैं उसके लिए रिवॉर्ड देना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर हम रिकॉर्ड रखते हैं तो हमें पता रहता है कि कितना इफ़िशिएंटली काम हुए हैं, और अगर इसकी वजह से कॉस्ट हमारी बढ़ी है, कम हुई है, और बेनिफिट अगर हमारे बढ़े हैं, तो उनको भी इस रिवॉर्ड का एक हिस्सा हम देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है, ठीक है। देन आफ्टर होता है आपका ऑर्गेनाइज कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट मैनेजर्स, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स में क्या होते हैं कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से आप देखते हैं कि कॉस्ट आप कैसे, मतलब किस टाइप के प्रोसेस को फॉलो करके आप कॉस्ट कम से कम ला सकते हो, ठीक है। कॉस्ट या फिर कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिसमें आप सर्टेन एक लिमिट नहीं बोल सकते कि बस इसके बाद कोई इम्प्रूवमेंट के चांसेस ही नहीं है। जैसे कि जब आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, आप एक बार पढ़ते हैं कुछ चीज़ें समझ में आती है, दूसरी बार पढ़ते हैं और ज़्यादा समझ में आती है, ठीक। ये लर्निंग कर्व हमारा काफ़ी इम्प्रूव होते जाता है, थर्ड टाइम पढ़ते हैं तो और ज़्यादा होता है। तो हम किसी भी लेवल में आके ऐसा नहीं बोल सकते कि बस इसके बाद जब मैं पढ़ूंगा उन चीज़ों को तो मैं कुछ नया नहीं सीखूंगा, है ना, ठीक है। तो वो होता है हमारा एक कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत कि उसमें सारे डिपार्टमेंट की हेल्प से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रोसेस हम करें जिससे हम कम से कम कॉस्ट इंकर्ड करें, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस हमेशा होते हैं, तो इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट करके हम देखते हैं कि कैसे हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर आता है लास्ट पॉइंट, टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस बाय आइडेंटिफाइंग द रिवेन्यूज, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, द रिवेन्यूज विद द कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे जितना भी हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ठीक है, ये तो काफ़ी नॉर्मल सा प्रिंसिपल है, जितना सेल्स हमारा हुआ उससे हम जितनी कॉस्ट उसके लिए इंकर कर रहे हैं वो अगर हम माइनस कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के बाद भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है, किस में कोई न्यू मशीन की ज़रूरत है, क्या है, जो भी इसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है कि कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी हमको प्रॉफिट कमा के दे रही है, किस में हमको लॉस हो रहा है, वो सारी चीज़ें भी इससे पता चलती है, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। थैंक यू।